इस्लामाबाद में हलचल तेज है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी हुई है। सबके जहन में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि अब क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट में चल रहे बारूद युद्ध को रोकने पर बात बन जाएगी, गुत्थी और उलझ जाएगी? क्या पाकिस्तान के होश भी उड़े होंगे? लेकिन जिस तरह से लेबनान पर इजराइल का रवैया है वो शांति वार्ता के रास्ते के लिए बड़ा बाधा हो सकता है। ऐसे में देखना है कि आज इस्लामाबाद में हो रही बैठक का क्या नतीजा होता है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताता हूं, इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पर दुनिया की नजर इस वक्त है। सीज फायर को लेकर ईरान अमेरिका के बीच बैठक चल रही है। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हलचल तेज है और इसकी वजह है वहां पर ईरान अमेरिका के बीच वार्ता समझौता। दुनिया की नजर इस वक्त इसलिए टिकी हुई है इस वार्ता पर क्योंकि अगर ये युद्ध रुक जाता है, जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, पूर्ण विराम अगर उस पर लग जाता है तो दुनिया भर में जो तेल और गैस के संकट है उस संकट से दुनिया बाहर आ जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है। लेकिन क्या ये सभी बातें इस वार्ता के दौरान संभव हो पाएंगी और दोनों पक्ष क्या इसके लिए तैयार होंगे? अमेरिका ने पहले कह दिया है कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बनेगा और इस वार्ता का मुख्य मुद्दा यही होगा। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। अमेरिका ने ईरान की 2 शर्तें मान ली हैं। लेबनान पर हमला रोकने की शर्त मानी गई है। ईरान की फ्रीज संपत्ति फिर से बहाल होगी। न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से ये बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका बातचीत पर तस्नीम का दावा है कि देर रात से ईरान की शर्तों पर कई राउंड बैठक हुई है। ईरानी अधिकारियों ने नेतन्याहू को रोड़ा बताया इस पूरी बातचीत में। ईरान का कहना था कि बातचीत शुरू करने के लिए उसकी 2 बड़ी शर्तें हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा है कि अमेरिका ने यही शर्तें मान ली। क्या थी ईरान की वो 2 बड़ी शर्तें? पहली शर्त यह कि लेबनान में पूर्ण सीज फायर हो और फ्रोजन विदेशी फंड रिलीज की जाए। ये 2 बड़ी शर्तें जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मान लिया है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से एक और बात सामने आई है और वो बात यह है कि इजराइल रोड़ा बन रहा है क्योंकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। लेकिन जो 2 बड़ी बातें जिसको लेकर ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि लेबनान में पूर्णतः सीज फायर हो क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, और दूसरी बड़ी बात कि फ्रोजन विदेशी फंड को रिलीज किया जाए। जो ईरान का विदेशी फंड है उसको फ्रीज कर दिया गया है और इसी को लेकर दूसरी बड़ी शर्त ईरान ने रखी कि फ्रोजन विदेशी फंड रिलीज हो, उसको बहाल किया जाए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक तरफ ईरान की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने शुरुआती 2 शर्तों को मान लिया है, तो दूसरी तरफ लेबनान पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लेबनान पर इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक जिपचुट शहर पर हुई है और बिजली जनरेटर्स को निशाना बनाया गया है इसके जरिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इजराइल ने हमला किया लेबनान में। दूसरी तरफ बातचीत में ईरान ने यह बड़ी शर्त रखी है कि पूर्णतः लेबनान के ऊपर जो हमला चल रहा है इजराइल के द्वारा उसको बंद किया जाए। बड़ी बात यह है कि इजराइल बातचीत के बीच लेबनान के सिर्फ एक ठिकाने को निशाना नहीं बना रहा है बल्कि अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। अभी सबसे ताजा हमला उसने जिपचुट पर किया है। इससे कुछ देर पहले ही इजराइल ने जाब्ता पर भी हमला किया था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिपचुट जहां पर इजराइल ने अटैक किया और दूसरा अटैक जाब्ता पर किया गया। ईरान का कहना है, ईरान की शर्त है कि लेबनान पर जो अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। इसके पीछे वजह यह है कि हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट मिलता है और उस फ्रंट पर जहां खुलकर ईरान नहीं लड़ सकता है वहां पर हिजबुल्लाह को वो आगे रखता है। एक तरफ दोनों देशों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है युद्ध विराम को लेकर और दूसरी तरफ इजराइल बमबारी कर रहा है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वार्ता के बीच इजराइल अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो एक तरफ युद्ध विराम पर बैठक और दूसरी तरफ
ईरान अमेरिका युद्ध में विदेशी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर है, ईरान को बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है चीन ईरान को डिफेंस सिस्टम देगा और जल्दी इसकी डिलीवरी होने वाली है। तीसरे देश के जरिए चीन ये सिस्टम ईरान को भेज सकता है। विदेशी मीडिया के हवाले से खबर है, वेबसाइट में छपी इस खबर ने एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा दिया। चीन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उसने युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता करने में मदद की, मगर अब इस खबर के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या चीन युद्ध में डायरेक्ट शामिल ना होकर जंग के मैदान में एक की प्लेयर की तरह काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन जिन प्रणालियों को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है वो कंधे से दागी जाने वाली वायुरोधी मिसाइल प्रणाली है, जिन्हें मैनपैड कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से जिस मैनपैड को ईरान को सप्लाई करने की बात की जा रही है वो आखिर कितना घातक हथियार। मैनपैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, कंधे पर उठाकर फायर किया जाता है इसे। ये एक मिसाइल सिस्टम है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट पर अटैक किया जाता है इसके जरिए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। कम ऊंचाई वाले यूएवी क्रूज मिसाइल को निशाना बनाया जाता है इसके जरिए। चीन ने समय के साथ कई पीढ़ियों के मैनपैड विकसित कर लिए हैं। FN-16 अपग्रेडेड चौथी पीढ़ी का मैनपैड वर्जन है। आधे किलोमीटर से 6 किलोमीटर मीटर तक हवा में मार कर सकता है। FN-16 मैनपैड का वजन करीब 16 से 17 किलो है। साइकिल की अधिकतम स्पीड 600 मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब सुपरसोनिक रफ्तार से मिसाइल फायर होती है इसके जरिए। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर यह काम करती है। मिसाइल लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद टारगेट को ट्रैक करती है। मैनपैड के ऑपरेटर को छुपने का समय तक नहीं मिलता है। जहाज या हेलीकॉप्टर पर माउंट कर इसे फायर किया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो बैठक चल रही है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीज फायर को लेकर मीटिंग जारी है। पाकिस्तान सेना के कमांडर के साथ बैठक में ईरान का एक बड़ा एतराज भी सामने आया है। यूएस पर वादा खिलाफी करने की बात कही गई है। इसमें ईरान ने वादा खिलाफी पर जोर दिया है और विरोध जताया है इसका। तो बैठक के दौरान जो बातचीत चल रही है उसमें एक बड़ी बात यह कि यूएस पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया गया है। पाक सेना कमांडर के साथ बैठक में ईरान ने यह ऐतराज जताया है। और इसीलिए एक सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की जो वादा खिलाफी है क्या अगले युद्ध का ट्रिगर है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरानी टीम पर पाक सेना प्रमुख के साथ हुई बैठक और बैठक में अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। ईरानी टीम में शामिल थे ईरान के विदेश मंत्री। युद्ध विराम वाले फैसले के वक्त ईरान ने शर्त रखी थी। बातचीत शुरू करने के लिए ईरान ने कुछ शर्तें रखी। फ्रीज किए गए ईरानी असेट को देने की मांग की गई थी। लेबनान में युद्ध विराम लागू करने की बात हुई थी। पाकिस्तान ने बताया था कि अमेरिका इन शर्तों से सहमत है। अब तक अमेरिका ने लागू नहीं किया है। जो शर्तें रखी गई थी उस पर क्या फैसला है और उसको लागू करने की जो बात आई तो ये बताया गया कि अमेरिका ने उसको लागू नहीं किया है। वादा खिलाफी से नाराज ईरान की जवाबी रणनीति भी सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर्स की आवाजाही पर ईरान की रोक जारी रहेगी, ये ईरान ने कहा है। एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। अमेरिका और ईरान बातचीत के टेबल पर तो आ गए हैं और ईरान ने धीरे धीरे हॉर्मुज जहाजों के लिए खोलना शुरू भी कर दिया। मगर अब हॉर्मुज को खोलने में ईरान को काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हॉर्मुज में माइंस के लिए संघर्ष कर रहा है ईरान। ईरान के सी माइंस खोजना मुश्किल हो रहा है ईरान के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान को हॉर्मुज को फिर से खोलने में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जलमार्ग में बिछाई गई सभी बारूदी माइंस का पता लगाने और उन्हें हटाने में असमर्थ है। इससे समुद्री यातायात पर असर हो रहा है।
अब आपको बताते हैं कि ईरान के लिए उसकी ही बिछाई हुई माइंस को ढूंढना आखिर क्यों एक चुनौती बनता जा रहा है। हॉर्मुज में माइंस नहीं मिल रहे हैं, ईरान ने ही माइंस बिछाए और ईरान को ये वो माइंस नहीं मिल रहे। ईरान ने हॉर्मुज में सी माइंस लगाई थी। माइंस बिछाने के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल किया जाता है और माइंस को समुद्र में अलग अलग जगहों पर बिखरा कर बिछा दिया जाता है। माइंस बिखरने के कारण ट्रैकिंग के दौरान जब उसे ढूंढा जाता है कि उसका पता लगाया जा सके तो मुश्किलात होते हैं। कुछ माइंस की बहकर दूर जाने की भी आशंका होती है। माइंस की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही है। ईरान ने सभी माइंस का सही रिकॉर्ड नहीं रखा है। यह भी एक बड़ी चुनौती है ईरान के लिए। अब माइंस को अगर ईरान हटाना चाह रहा है तो उसको सही लोकेशन नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के धुरंधर रणवीर सिंह का एक चौंकाने वाला अंदाज नागपुर में देखने को मिला, जहां वो बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति स्थल पर माथा टेकने के बाद संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ काफी समय तक बातचीत, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही। नागपुर में रणवीर सिंह की अचानक एंट्री से हलचल हो गई। आरएसएस मुख्यालय के स्मृति मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह। एक्टर रणवीर डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति स्थल पर पहुंचे, वहां उनको नमन किया। मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से रणवीर सिंह नागपुर पहुंचे। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और चर्चा हुई, बातचीत हुई। इसके बाद वो वापस लौटे। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर सामने आई, जब मीडिया के हवाले से लोगों ने ये तस्वीर देखी तो चौंक गए लोग कि अचानक आरएसएस के ऑफिस और हेडगेवार स्मृति स्थल पर रणवीर कैसे पहुंचे। लेकिन हाल ही में रणवीर की जो फिल्म रिलीज हुई है, उसके बाद रणवीर सिंह का एक ये नया रूप दिखाई दिया, नया अंदाज दिखाई दिया, जिसमें वो पहुंचे संघ के दफ्तर नागपुर और हेडगेवार स्मृति स्थल पर भी उन्होंने पहुंचकर नमन किया। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के संघ मुख्यालय पहुंचने की पूरी जानकारी क्या है, वो अब आपको बताता हूं। आरएसएस मुख्यालय में बॉलीवुड के स्टार रणवीर पहुंचे। नागपुर दौरे को लेकर रणवीर सिंह की चर्चा। शुक्रवार शाम मुंबई से नागपुर पहुंचे रणवीर। लैंडिंग के बाद सीधे आरएसएस मुख्यालय आए। स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर को भी उन्होंने नमन किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। पदाधिकारियों ने दोनों नेताओं का जीवन सार उन्हें बताया। कामकाज और सेवा कार्यों के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में संघ प्रमुख से भी मुलाकात की बात कही जा रही है कि उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग पर कोई ऑफिशियल बयान हालांकि अभी तक नहीं आया। रात 8 बजे नागपुर से मुंबई लौट गए रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह का ये पूरा जो दौरा रहा और इस दौरान जो उनकी मुलाकात या बातचीत हुई, उसका ब्यौरा है। रणवीर सिंह के आरएसएस दफ्तर पहुंचने के मामले पर सियासत भी तेज हो गई और कांग्रेस ने बॉलीवुड स्टार पर सवाल उठाए। कांग्रेस का एक्टर रणवीर सिंह पर हमला सामने आया है। फिल्म की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए गए। आरएसएस और रणवीर की मानसिकता को एक बताया है कांग्रेस ने। संघ के लिए एजेंडा फिल्म बनाने का आरोप भी रणवीर सिंह पर लगाया है। हाल ही में धुरंधर द रिवेंज मूवी बेहद कामयाब रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने देश भर में कर। रणवीर सिंह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने नागपुर के मुख्यालय जाते हैं। धुरंधर एक के बाद एक उनकी दो बड़ी हिट फिल्म आई है सामने। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसे वहाँ जाएंगे क्योंकि उनके जो आरएसएस के जो विचार हैं, वो विचार उनके फिल्म में आते हैं ना। द्वेष भावना भड़काना, लोगों को मुसलमानों के खिलाफ ये करना, तो ये कहाँ न कहाँ आरएसएस का प्रचार उनकी फिल्म करती है। तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए गए कि देखो मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ आपका। फिर फंडिंग बिंडिंग की बात आती है। उनके फिल्म के लिए बड़े पैमाने पे फंडिंग कहाँ से आया, क्या आया, वो भी बातें हैं ना। तो वहाँ जाके उनको उनके पाँव पड़ेंगे ही नहीं। सर, आपने कुछ समय पहले भी हमारी आपसे जब बात हुई थी तो आपने इस फिल्म की जो है कहानी के साथ साथ इसकी फंडिंग के ऊपर सवाल उठाए थे। तो क्या ये जो कड़ी है, जो मुलाकात हुई है, उससे जुड़ा हुआ है मामला? हाँ, फंडिंग बिंडिंग की वहाँ गए काय के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए गए कि देखिए मैंने कैसे आपकी फिल्म बनाई, आपका कितना प्रचार मैं कर रहा हूँ और आगे ये फिल्म बनाना है। कोई
प्लान और होगा, उसके लिए फंडिंग की भी बात हुई होगी। ये तो सीधी बात है कि आरएसएस का विचार उनके फिल्म में है, वो उनको फिर बताने के लिए कि मेरी फिल्म अच्छी चली क्या नहीं है और दूसरी ऐसी ऐसी फिल्म बनाने वाला हूँ, ये बताने के लिए गए होंगे। सर लेकिन ये भी है कि रणवीर सिंह ही नहीं, बॉलीवुड के कई बड़ी और हस्तियां जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो अक्सर जो है मोहन भागवत जी से मुलाकात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो उनकी एक मुंबई में कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज गए थे, उन लोगों ने भी उनके उसको कार्यक्रम को अटेंड किया जहां पे सीधे सीधे उनका इंटरेक्शन हो रहा था। क्या कहेंगे? सत्ता है ना, सत्ता जहाँ है वहाँ तो वो लोग जाते ही है। सत्ता का कैसा फायदा उठाना वो उनको अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए उनके आके पांव पकड़ते रहते हैं। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, लेकिन यह हेडक्वार्टर खास क्यों है आपको बताता हूं। आरएसएस हेडक्वार्टर के बारे में आज पूरी जानकारी आपको देते हैं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मुख्यालय है। संगठन की केंद्रीय शक्ति यहीं से संचालित है। हेडगेवार भवन और स्मृति मंदिर के तौर पर इसकी पहचान है। संघ संस्थापक केबी हेडगेवार की स्मृति यहीं स्थापित है। दूसरे सरसंघचालक गुलवर्कर की विरासत भी यहीं पर सुरक्षित रखी गई है और यहीं से देश की शाखाओं और गतिविधियों का संचालन है। बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर संघ की नीतियां और दिशा यहीं से तय होती है। आरएसएस की वैचारिक ट्रेनिंग और संगठनात्मक ढांचे का मूल केंद्र ये है। तो इसीलिए नागपुर को संघ का गढ़ कहा जाता है। और आप अक्सर देखते होंगे कि संघ को लेकर जब भी बात होती है तो खबर नागपुर से ही आती है, क्योंकि नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है और केंद्रीय संचालन भी यहीं से होता है। यानी देश भर में संघ की तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो भी आयोजन किए जाते हैं, उस सभी का फैसला नागपुर से ही होता है।